नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया रशिया रिलेशनशिप। तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप में तो सबसे पहले है 2022 में दोनों देशों ने अपनी जो संबंधों के 75 वर्षों को पूरा किया है। नेक्स्ट क्या है, दोनों देशों के संबंध हैं वो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की कैटेगरी में आते हैं। तो संबंध का प्रकार किस प्रकार का है, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, दोनों देशों ने अभी अपने संबंधों के 75 वर्षों को पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले भारत रशिया संबंधों का एक संबंध तो यह है, और दूसरा क्या है कि रूस चीन के बीच लंबे समय से एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। तो एक तरफ भारत से भी रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं, और दूसरी बात है चीन से भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। तो जो रूस चीन के साथ संबंध है वह सोवियत संघ और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के समय से चली आ रही साझेदारी पर आधारित है, जिसमें आर्थिक राजनीतिक सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण भी शामिल है। उतार चढ़ाव के बावजूद भारत और चीन के बीच संबंध बने रहे हैं। रूस और चीन के बीच में लगातार संबंध मौजूद बने रहे हैं, जहां दोनों देश कई तरह की परियोजनाओं एवं पहलों पर साथ कार्य कर रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के रूप में रूस चीन की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों के बीच में सहयोग के नए युग की शुरुआत का संकेत दिया था। अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक त्रिकोणीय गतिशीलता अमेरिका, रूस और चीन के बीच में त्रिकोणीय गतिशीलता लंबे समय से स्वतंत्र भारत की भू रणनीति को आकार देने वाला प्रमुख कारक रही है। पिछले वर्ष एक नए रूस चीन गठबंधन का अनावरण देखा गया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण तथा पश्चिम और रूस व चीन के बीच गहराते टकराव ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पुनर्कल्पना हेतु विवश किया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और रूस के संबंध किन किन क्षेत्रों में है और क्यों भारत के लिए रूस महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले संबंधों का प्रमुख क्षेत्र, तो संबंधों का प्रमुख क्षेत्र क्या है कि दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो शीत युद्ध के समय संबंध, शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी को एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी, जबकि भारत विकासशील देश के एक अंग के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में निकटता से सहयोग करता रहा। इसके बाद है 1971 की बात करें तो 1971 में दोनों देशों के बीच में भारत सोवियत संघ मैत्री संधि होती है। इस संधि का प्रभाव क्या होता है कि भारत पाक युद्ध जो कि 1971 में हुआ था की पृष्ठभूमि में रूस ने भारत का समर्थन किया और अमेरिका तथा चीन तब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। नेक्स्ट क्या है, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। अक्टूबर 2000 में भारत रूस संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए और उन्नत स्तर के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र प्राप्त करने के लिए रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब शुरू हुई है, 2000 में, सन 2000 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। इसके अलावा विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी 2010 में रूसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में चेंज किया है। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इस बात देखते हैं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूस के पास विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार है, जबकि भारत प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में संक्रमण शुरू कर रहा है। मतलब भारत एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। तो भारत क्या कर रहे हैं, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, गैस बेस्ड इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक, और रूस के पास इसकी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है। तो ऐसे में रूस भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति कर सकता है और दोनों देश
गैस और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग कर सकती है। भारत सक्रिय रूप से सुदूर पूर्व में रूस के सुदूर पूर्व में हाइड्रोकार्बन के आयात से संलग्न है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का प्रमुख भागीदार रहा है। रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु के कुडनकुलम में एक परमाणु संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु के कुडनकुलम में एक। इसके अलावा बात करें आगे, तो भारत रूस आर्थिक संबंधों पर गौर करें तो भारत रूस आर्थिक संबंधों में रूस भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो सातवां सबसे बड़ा सबसे बड़ा कौन सा भागीदार है? 7वें नंबर पर है व्यापार की दृष्टि से। ठीक, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वह लगभग कितना पहुंच गया है? 45 बिलियन। अभी रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है 2022-23 में, तो 2022-23 में दोनों देशों के बीच में व्यापार कितना है? सॉरी, 2023-24 में दोनों देशों के बीच में व्यापार कितना है? $45 बिलियन। इसके अलावा रूस ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी है। तो $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किन किन क्षेत्रों में है? तो $18 बिलियन का जो रूस का इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली ऑयल गैस, फर्टिलाइजर, हैवी इंडस्ट्री, तो इन सेक्टरों में रूस ने लगभग $18 बिलियन का निवेश भी कर रखा है भारत में। तो $18 बिलियन का निवेश है। $45 बिलियन का अगर हम देखें तो भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है और 7th पोजीशन पे भारत के साथ इसकी व्यापारिक स्थिति है। नेक्स्ट देखें तो भू राजनीति की दृष्टि से भी रूस महत्वपूर्ण ही अपना संबंध साझा करता है। तो चीन की आक्रामकता को संतुलित करने के लिए भारत रूस के साथ मजबूत संबंध बना सकता है। इसके अलावा है बहुध्रुवीय विश्व के लिए भी रूस भारत का समर्थन करता है। तो राजनीतिक स्तर पर देखें तो भारत रूस के साथ ब्रिक्स, SCO जैसे मंचों पर संबंध साझा करता है। इसके अलावा रूस द्वारा भारत की UNSC में जो सदस्यता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं समर्थन किया जाता है। तो रूस द्वारा UNSC में भारत की सदस्यता का समर्थन भी किया जाता है। अब इसके बाद है दीर्घकालिक संबंध की बात करें, भारत रूस दीर्घकालिक संबंध। तो भारत रूस दीर्घकालिक अगर संबंधों को रक्षा संबंधों को देखें तो दोनों देशों के बीच में सैन्य प्रौद्योगिकी समझौते, सैन्य तकनीक सहयोग कार्यक्रम, तो दोनों देशों के बीच में सैन्य तकनीक सहयोग कार्यक्रम हस्ताक्षरित हो चुका है। रूस वर्तमान में भारत की कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। ठीक, तो वर्तमान में हिस्सेदारी कितनी है? 47% है। और यदि बात करें 1992 से लेकर जो 2021 के बीच में जो लगभग 20 वर्षों का समय रहा है, तो 20 वर्षों के समय में जितने भी हमने हथियार मंगाए हैं उनमें रूस की 65% भागीदारी रही है। अगर बात करें तो थल सेना के लिए जो T-90 और T-72 टैंक है इनकी आपूर्ति रूस के द्वारा की गई थी है। इसके अलावा हम देखें तो MiG-21, सुकोई 30, MiG-29, तो MiG-21, MiG-29 और इसके अलावा सुकोई 30 आदि विमान भी कहाँ से आ रहे हैं? रूस से आए हैं। इसके अलावा भारत और रूस ने मिलकर संयुक्त रूप से ब्रह्मोस को विकसित किया है। तो इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे कि ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट भी जो डिफेंस का किया जा रहा है, तो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है। इसके अलावा देखें तो रूस ने जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल, तो सामान्यतः ये काफ़ी क्रिटिकल मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है और ज़्यादातर देशों के साथ रूस इसको साझा भी नहीं करता है, परंतु रूस ने भारत को S-400 ट्रायम्फ जो डिफेंस मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको साझा किया है। भारत रूस की आधी से अधिक पनडुब्बियां भी सोवियत डिजाइन की हैं। तो इसके अलावा जो भारत में जो पनडुब्बियां हैं तो उनकी भी आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत रूस ही रहा है। इसके अलावा देखें अन्य क्षेत्रों में संबंध देखें तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। यह भारत को एक मतभेद रहित अप्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाला देश के रूप में मान्यता देता है। तो भारत को
अप्रसार रिकॉर्ड मतलब कि भारत ने आज तक कभी भी परमाणु हथियार का प्रसार नहीं किया है या फिर बढ़ाया नहीं है। तो अप्रसार रिकॉर्ड के साथ रूस भी मानता है कि भारत का अप्रसार रिकॉर्ड है और रूस भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है। इसके बात करें कुर्नकुलम जो परमाणु संयंत्र है तो भारत में रूस के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत द्वारा रूस की सहायता से बांग्लादेश के रूपपुर में एक परमाणु परियोजना स्थापित की जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद है अंतरिक्ष संबंध को अगर देखें दोनों देशों के बीच में, तो दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। खासकर हम बात देखें तो जो रूस की एजेंसी ग्लोनास भारत के लिए उपग्रह प्रक्षेपण में ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम में, तो ग्लोनास उनकी क्या है नेविगेशन सिस्टम है, तो उसमें रिमोट सेंसिंग में और बाह्य अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इसके अलावा 19वीं द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों पर समझौता हुए थे और इसके तहत क्या कर रही है रूस की जो एजेंसी रोसकोसमोस है वह भारत के अंतरिक्ष यात्री जिनको हम अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं वह रूस की एजेंसी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। तो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण कौन प्रदान कर रहा है और रूस प्रदान कर रहा है। इसके अलावा भी रूस कई तरीके से भारत को मदद करने वाला है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देखें तो दोनों देशों द्वारा इंडिया रसिया IRIGC टेक पहल को शुरू किया गया के तहत कार्य कर रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समूह एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम, बुनियादी विज्ञान सहयोग कार्यक्रम, द्विपक्षीय विज्ञान प्रौद्योगिकी हेतु 3 संस्थागत तंत्र है, जबकि दोनों देशों की विज्ञान अकादमी आंतरिक अकादमिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। इस क्षेत्र में कई नई पहलों जैसे कि इंडिया रूस ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान के लिए TKDL का निर्माण और विश्वविद्यालयों की इंडिया रूस नेटवर्क RIN रशिया इंडिया नेटवर्क, तो विश्वविद्यालयों का रशिया इंडिया नेटवर्क भी आपस में बनाया गया है। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, प्रमुख विश्वविद्यालयों और स्कूलों में सहित लगभग 20 रूसी संस्थान में नियमित रूप से 1500 रूसी छात्र को हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदी के अलावा रूसी संस्थानों में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली जैसी भाषाओं को भी पढ़ाया जाता है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग, आयुर्वेद कुछ अन्य रुचियों में से एक है जिनके प्रति रूस के लोग रुचि रखते हैं। इसके अलावा देखें कौन कौन से मुद्दे हैं। तो सबसे पहले रूस के लिए रणनीतिक चौराहा, चीन के साथ घनिष्ठ संबंध, तो रूस के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध है। रूस के लिए चीन के साथ उसकी लंबी सीमा रेखा और पश्चिम के साथ प्रतिकूल संबंधों के कारण 2 मोर्चों पर टकराव से बचना महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। चूंकि रूस और चीन अपने सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, संयुक्त आर्थिक पहलों में संलग्न है तथा विभिन्न राजनीतिक मोर्चों पर एकजुट हो रहे हैं, यह एक भू राजनीतिक गतिशीलता का परिचय देता है। तो यह एक नई भू राजनीतिक गतिशीलता का परिचय देता है यहाँ पर रूस और चीन आपस में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा तो इससे क्या होगा, जब रूस और चीन के संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे तो भारत के साथ संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बढ़ती निकटता, हाल के वर्षों में रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है, यह बढ़ते भारत अमेरिका संबंधों की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। नेक्स्ट है भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा। तो भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा संलग्नता, भारत के साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रूस के साथ हमें अपने संबंधों को बैलेंस करना एक चुनौती है भारत रूस संबंधों में। नेक्स्ट बात देखें, भारत का एक महान शक्ति समीकरण, एक और अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी, तो दूसरी ओर रूस के साथ हमने क्या शुरू की है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर 2 देशों के साथ हमने रणनीतिक साझेदारी कर रखी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों साझेदारियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की प्रतिक्रिया में उस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि रूस के कृत्यों को व्यापक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र की अखंडता का उल्लंघन करने वाले कानून की घटना के रूप में देखा जा रहा है।
तो ऐसे में जब रूस की चारों तरफ आलोचना हो रही है तो कहीं ना कहीं भारत को भी उनकी रूस की आलोचना करनी पड़ रही है, जिसके कारण यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से परहेज, मॉस्को के साथ रक्षा एवं आर्थिक सहयोग का निरंतर विस्तार करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों की उल्लेखनीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद घटती आर्थिक संलग्नता, तो रक्षा आयात में कमी आ रही है। तो रूस के साथ जो हमारी पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट लगभग 70% 67% रूस की भागीदारी थी, अब घटकर लगभग 45% हो गई है। इसके अलावा है बदतर पोस्टल सेल सेवाएं, रूस द्वारा प्रदत्त तो जो पोस्ट सेल सर्विस है जो इनके इक्विपमेंट की, वह बहुत कमजोर है। तो इनके डिफेंस इक्विपमेंट की आफ्टर सेल सर्विस बहुत खराब है, इनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा है और प्राय क्या देखा जा रहा है कि इनके साथ साथ दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। अब एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है कि एक समस्या और है। वह समस्या क्या है कि भारत रूस के बीच में भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा एक प्रभावी कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ परियोजना चलाई जा रही हैं वो भी डिले हो रही हैं, जैसे INSTC। तो INSTC जैसी परियोजनाएं अभी भी सही रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। अब इसके बाद है रूस चीन संबंधों का भारत पर प्रभाव। तो रूस चीन संबंधों का एक तो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, फिर आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, सैन्य प्रभाव भी पड़ेगा और राजनयिक मतलब डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो पहले देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। चीन और रूस के बीच गठबंधन, चीन और रूस के बीच में गठबंधन क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है या भारत के प्रभाव को सीमित कर सकता है और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए रूस चीन गठजोड़ के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विशेष स्थिति का समर्थन कर सकते हैं। रूस चीन गठजोड़ के परिणाम स्वरूप दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक विशेष स्थिति का समर्थन कर सकते हैं, जिससे भारत के लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखना कठिन हो सकता है। दूसरा है आर्थिक। भारत को विशेष रूप से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन एवं व्यापार जैसे क्षेत्रों में चीन और रूस की बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए चीन रूस के बीच गठजोड़ के परिणामस्वरूप उसके पारस्परिक आर्थिक सहयोग में वृद्धि हो सकती है, जो भारतीय व्यवसायियों के लिए कुछ बाजारों में प्रतिस्पर्धा को अधिक कठिन बना सकते हैं। सैन्य सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच में मतलब रूस और चाइना के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ रहे हैं और गठबंधन के परिणाम स्वरूप चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग में वृद्धि हो सकती है, जो उनकी सैन्य क्षमताओं में सुदृढ़ता ला सकती है। इससे भारत के लिए, खासकर जो चीन की सैन्य क्षमता में सुदृढ़ता आएगी, उससे भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए चीन और रूस के बीच संबंधों को मजबूत होने से सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है, जैसे कि दोनों देश मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर चीन के पास ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं ना कहीं इससे भारत के हित प्रभावित होंगे। अब डिप्लोमेटिक स्तर पर देखें, रूस चीन गठबंधन के परिणाम स्वरूप भारत को एक अधिक जटिल राजनयिक परिदृश्य का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जहां चीन और रूस महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। उदाहरण के लिए चीन रूस गठजोड़ के परिणाम स्वरूप दोनों देश संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा समर्थित कुछ पहलों को अवरुद्ध करने के लिए मिलकर प्रयास कर सकते हैं। आगे की राय क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले है रक्षा गतिशीलता को हमें बढ़ाना चाहिए, तो रक्षा सहयोग कर सकते हैं और खासकर ज्वाइंट जो भारत की रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण में, और इसके अलावा ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग में दोनों देश आपस में सहयोग कर सकते हैं। दूसरा है संयुक्त उत्पादन कर सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मोस का किया है, तो इसी आधार पर दोनों देश संयुक्त उत्पादन भी कर सकते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। आर्थिक संलग्नता को बढ़ावा देना, तो दोनों देशों को आर्थिक संबंधों को विविधीकृत करना चाहिए। अभी देखा गया कि भारत और जो रूस के संबंध हैं वो मुख्यतः ऑयल एंड गैस क्षेत्र तक, ऑयल गैस एंड कोल क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको डाइवर्सिफाई बनाने की जरूरत है। कोल के अलावा इसके अलावा एक प्रमुख सेक्टर कौन सा है? फर्टिलाइजर भी है, जहाँ पर
रूस के साथ हमारे संबंध हैं, लेकिन हमें अब विविधीकृत करने की जरूरत है। खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, सर्विस हैं, उन क्षेत्रों में हम अपने संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। व्यापार सुविधाएं, दोनों देशों को व्यापार बाधाओं को कम करने, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। दोनों देशों के व्यवसायों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाकर आर्थिक सहयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दोनों देश क्या कर सकते हैं, जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब रूस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे और इंडिया रूस में। ठीक। और तो इंडिया द्वारा इस दिशा में काम भी किया गया है। इंडिया द्वारा लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है रूस के सुदूर पूर्व में जो व्लादिवोस्तोक है वहां पर व्लादिवोस्तोक में इंडिया ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा जो आर्कटिक क्षेत्र में धीरे धीरे जो नई संभावनाएं उभर रही हैं, वहां पर भी इंडिया एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा दोनों देशों द्वारा रुपया रूपल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। द्विपक्षीय व्यापार को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाने के लिए दोनों देशों को रुपया रूबल ट्रेड को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बहुपक्षीय संलग्नता में हमें वृद्धि लानी चाहिए। और बहुपक्षीय संलग्नता कहाँ पर, जैसे ब्रिक्स, एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर निकट संबंध रखना चाहिए और जो मुद्दे हैं उनका आपसी समाधान निकालना चाहिए। वैश्विक मुद्दों पर हमें सहयोग करना चाहिए। मूल्य और सिद्धांतों की साझा मूल्य और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चुनौतियों का समाधान मिलकर करना चाहिए। संस्थागत तंत्र का विकास करना, जैसे कि नियमित संवाद और सहयोग के लिए भारत यहाँ पर क्या करता है, 2+2 वार्ता भी रूस के साथ में करता है। तो नियमित संवाद और 2+ वार्ता जैसे मंचों के माध्यम से नियमित संवाद और सहयोग के संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। इसमें मौजूदा समझौतों की प्रभावशीलता को बढ़ाना भी शामिल है। सरकारी अधिकारियों से लेकर व्यापारिक नेताओं तक विभिन्न स्तरों पर संलग्नता के लिए नए मंच का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा बात करें तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो तकनीकी सहयोग के लिए अगर बात करें तो AI, अंतरिक्ष अन्वेषण, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे उभरते क्षेत्रों में दोनों देशों को आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश करने की प्रयास करना चाहिए। जैसे तेल एंड गैस का संयुक्त अन्वेषण कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भागीदारी कर सकते हैं, ऊर्जा अवसंरचना के लिए संयुक्त उद्यम लगा सकते हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी रूस भारत की मदद कर सकता है और जो महत्वपूर्ण तकनीक है उनको साझा कर सकती है। इसके अलावा जो नई तकनीक है उनके लिए दोनों देश आपस में ज्वाइंट पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना, योग एवं सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए योग की लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहिए। एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में समझ को विकसित करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषा, शिक्षा, आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद है सार्वजनिक कूटनीति, दोनों देशों के नागरिकों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। फाइनली क्या कह सकते हैं, वैश्विक बदलावों के बीच भारत रूस संबंध प्रत्यास्थी बना रहा है, भरोसे और साझा हितों पर आधारित है। तो वैश्विक बदलावों के बीच भारत रूस संबंध कैसे बने रहे हैं, फ्लेक्सिबल बने रहे हैं और जो कि आपसी भरोसे और साझा हितों पर आधारित हैं। इन गतिशीलता के बीच प्रत्यास्था का संपोषण, खुला संचार, वैश्विक शांति के लिए साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना आने वाले वर्षों में भारत रूस संबंधों की सफलता को निर्धारित करेगा। भारतीय विदेश मंत्री ने उपयुक्त ही कहा है, भू राजनीति, तो भारतीय विदेश मंत्री ने बहुत खूब कहा है कि भू राजनीति और रणनीतिक अभिसरण भारत रूस संबंधों को सदैव सकारात्मक पथ पर बनाए रखेगा। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और हमारे जो डिप्लोमेटिक अभिसरण मतलब जो रणनीतिक हित हैं उनका आपस में जुड़ाव और वैश्विक भू राजनीति खुद ब खुद भारत रूस संबंधों को सही पर ट्रैक पर बनाए रखेगा।